नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज भूगोल की छठी क्लास रहेगी और आज का टॉपिक भी हमारा क्या रहेगा, कृषि। पिछली जो वीडियो थी वो भी कृषि पर आधारित थी और उसमें हमने डिस्कस किया था जो क्लास 8th में जो कृषि का चैप्टर दे रखा उससे जितने भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स थे, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते उनको हमने डिस्कस किया। और आज हम बात करेंगे जो क्लास 10th में जो कृषि का चैप्टर दे रखा है उससे जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जानना जरूरी है उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के रूप में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं निर्वाह कृषि से संबंधित है। पहला है कि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों के द्वारा खेती की जाती है। जे कृषि प्राय मानसून पर निर्भर करती है। जे श्रम प्रधान कृषि है। फसलों की उत्पादकता मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है। तो देखिए सारे ही कथन क्या है, सारे ही कथन सही है जो कि निर्वाह कृषि की जो विशेषताएं बताते हैं। तो ये सारे ही कथन सही है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। भारत के कुछ भागों में अभी भी निर्वाह कृषि की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल और खुदाई करने वाले छड़ी आदि के द्वारा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जो कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड वर्न कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के कुछ भागों में अभी भी कर्तन दहन प्रणाली यानी कि स्लैश एंड वर्न कृषि प्रचलित है। इस कृषि को देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस कृषि से संबंधित क्षेत्र और इनके प्रचलित नामों के संदर्भ में नीचे दी गई सूची को आपने आपस में मिलाना है। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप में स्लैश वर्ण कृषि को क्या कहा जाता है, तो दीपा ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बेवर ही कहा जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी ही कहा जाता है और झारखंड में कुरुबा ही कहा जाता है। यानी कि ये सारे जो दोनों सूचियां दे रखी हैं ये आपस में पहले से ही क्या है, सुमेलित हैं। तो देखिए इसके अलावा अन्य राज्यों में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, पश्चिमी घाट में कुमारी, अंडमान निकोबार द्वीप दीपा समूह, हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुबा, उत्तर पूर्वी भारत में से झूम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो देखिए हम लगभग हर तरह की कृषि के प्रकार को डिस्कस कर चुके हैं। रोपण कृषि इसका जो होगा रोपण कृषि, देखिए गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, इसके अलावा देखिए वाणिज्य कृषि। तो रोपण कृषि का जो उदाहरण दिया गया है, जो रोपण कृषि की जो परिभाषा है जिसमें कि एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो इस कृषि को कहते हैं रोपण कृषि। तो ये आप याद रखेंगे रोपण कृषि। देखिए रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ यानी कि इंटरफेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। देखिए इसे ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि कौन सी कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक इंटरफेस की तरह कार्य करती है, इंटरफेस है। तो रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। चूंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में शस्य प्रारूप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। दूसरा है खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद कहा जाता है। आपने बताना कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। तो देखिए इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी कि ये तीनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। तो देखिए एग्जाम में रबी, खरीफ और जायद फसलों से प्रश्न बनता ही बनता जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी खरीफ फसल का उदाहरण है या रबी का उदाहरण है, या रबी फसलों की बुआई कब की जाती है, रबी फसलों की कटाई कब की जाती है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से देखते हैं। देखिए भारत विशाल भौतिक विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलताओं वाला देश है जो देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। तो देखिए बिल्कुल कंप्लीट जानकारी आपको दी जा रही है। इसके देखिए अलावा खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं।
रबी और खरीफ की फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद कहा जाता है। जायद फसलों में मुख्यतः तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जी और चारे की खेती की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल, आपको पता है खरीफ फसल मानसून में बोई जाती है, तो आप देख सकते हैं इनमें से कौन सी जो फसलें हैं जिन्हें मानसून में बोया जाता है। तो देखिए मक्का, बाजरा, चना, सोयाबीन। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा 1, 2 और 4। ये क्या है, खरीफ फसलों के उदाहरण है। चना क्या है, चना रबी फसल है। तो ये आप याद रखेंगे। तो खरीफ की प्रमुख फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती। देखिए जनरली आपने पढ़ा होगा कि जो फली वाली फसलें होती हैं, जो ऐसे कह सकते हैं जो दलहन फसलें होती हैं, कि आपने यही सुना होगा कि वो सारी मृदा की उर्वरता को बढ़ाती हैं। लेकिन जब प्रश्न में पूछा कि कौन सी दलहन फसल ऐसी है जो मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा अरहर या तुअर। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि आपने सुना होगा कि जो फलीदार पौधे होते हैं, जो फलीदार फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो देखिए फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। तो किन फसलों में जो अधिक सहायक होती है, तो केवल रबी। देखिए शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, देखिए सीधा पता है कि शीत ऋतु में, तो आपको पता है शीत ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, रबी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा रबी। देखिए शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा रबी फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती है। नेक्स्ट है कि चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक की आवश्यकता होती है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आपने बताना कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है। आपको पता है, जो मैंने कल भी बताया था कि भारत विश्व में चावल का पहला नहीं दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहले नंबर पर है चीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि गेहूं की फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दो कथन आपको दिए गए हैं। इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में गंगा सतलुज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। तो दोनों ही जो कथन है वो क्या है, सत्य है। और देखिए कल पूछा गया था कि गेहूं की फसल के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो दोमट मिट्टी। तो देखिए इसके बारे में कुछ हम डिटेल में। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में उगाई जाती है। इस रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटे अनाज के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत की बात की जा रही, तो देखिए ए बी डी सही है, सी कथन गलत है। जे फसलें अधिकतर शुष्क क्षेत्र में उगाई जाती हैं, तो जे कथन गलत है। देखिए महाराष्ट्र राज्य इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इन अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। ज्वार, बाजरा और रागी प्रमुख मोटे अनाज हैं। तीसरा कथन गलत है। मोटे अनाज अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, ना कि शुष्क में, जिस कारण इनके सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। यद्यपि इन्हें मोटे अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। नेक्स्ट है कि जो खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। ये फसल 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छे प्रकार से उगाई जाती है। ऊपर दिया गया विवरण किस से संबंधित है, यानी किस खरीफ फसल के बारे में जो बात की जा रही है, तो मक्का। ये जो बात की जा रही है मक्का के बारे में ये कहा जा रहा है। जौ और चना रबी की फसल है तथा सोयाबीन का उपयोग खाद्य तेल के लिए किया जाता था। सही उत्तर होगा मक्का। नेक्स्ट है कि गन्ने के फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपने बताना कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल पहला कथन सत्य है। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। देखिए दूसरा कथन गलत है।
ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ना कि पहला। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में ये रबी की फसल है। तो देखिए सारे ही कथन सत्य हैं, सारे ही कथन सत्य हैं। पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी कथन सत्य है। देखिए उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाए जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तिलहन के बीजों को साबुन, प्रसाधन यानी कि श्रृंगार का सामान और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो कि एक खरीफ फसल है। तिल उत्तरी भारत की खरीफ फसल है और दक्षिणी भारत की रबी की फसल है। देखिए तिल उत्तरी भारत में जे खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में जे रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों फसल ऋतुओं में बोई जाती है। देखिए जो अरंडी है वो खरीफ और रबी दोनों फसल ऋतुओं में बोई जाती है। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण जो जानकारी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रबड़ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य यानी कि फॉल्स है। जे एक भूमध्य रेखीय फसल है। इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो कौन से कथन गलत हैं? तो पहला कथन क्या है? गलत। पहला कथन गलत यानी कि ऑप्शन ए या केवल एक जे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। तो क्यों जे कथन गलत है? देखिए रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। देखिए पूछा क्या गया था, कौन सा कथन असत्य है। देखिए जहां पर आएगा कौन सा कथन सत्य है, जहां पर आएगा कौन सा कथन सत्य है, तो पहला कथन क्या है? पहला कथन सत्य है। तो जे आप एक बार जे आप अच्छे से इसे समझ लेंगे कि पहला कथन क्या है? सत्य। दूसरा कथन गलत है, जे एक भूमध्य रेखीय फसल है। देखिए दूसरा कथन गलत है क्योंकि रबड़ की फसल के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। रबड़ का सबसे ज़्यादा उपयोग मोटर गाड़ी के टायर और ट्यूब बनाने में होता है। तो जो आप ध्यान रखेंगे कि दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की ही फसल है, परंतु कुछ परिस्थितियों में ये उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपने बताना कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। आज़ादी के बाद से सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। देश में सर्वाधिक लोगों को सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो आपने बताना है कि देखिए पहला कथन गलत है, पहला कथन गलत है और दूसरा कथन भी क्या है? गलत। यानी कि इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। देखिए आज़ादी के बाद आपको पता है जीडीपी में कृषि का योगदान लगातार घटता ही चला आ रहा है। वर्तमान में लगभग 17% जीडीपी में योगदान है कृषि का। और आपको पता होना चाहिए कृषि किस सेक्टर में आती है? तो प्राइमरी सेक्टर में। ये भी आप याद रखेंगे। तो ना तो एक ना ही दो, यानी कि दोनों ही कथन क्या है? गलत है। दोनों कथन असत्य है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश के सकल घरेलू देखिए लगभग 53% जो भारत की जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अनुपात आज़ादी के बाद से लगातार घटने के बावजूद भी देश की लगभग 50% ग्रामीण जनता कृषि पर निर्भर करती है तथा देश में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है, ना कि सेवा क्षेत्र। तो देश में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि ही है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, ना कि सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखिए, तो लगभग हमने सारे ही प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और देखिए सिर्फ इन 8th और 10th में इससे रिलेटेड चैप्टर दे लगभग देखिए हमने इससे जुड़ी सारा ही जो भी कृषि से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, हमें नहीं लगता कि कोई भी जानकारी इसके अलावा जिससे प्रश्न बन सकता हो हमने डिस्कस ना की हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो देखिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आगे की क्लासेस आएंगी उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।